मित्रों, स्वागत अभिनंदन आपका अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ सूर्य ग्रह के मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में हम बता भी चुके हैं कि सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आपको ये ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा देते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं या किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं कुप्रभावित हैं तो आपको ये मान सम्मान को पाने में बहुत ही दिक्कत होती है, और आपके पिता से आपकी नहीं बनती है, और साथ ही साथ आपको पेट और हड्डियों से संबंधित और आँखों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, वर्तमान समय में हमारे ग्रहों के राजा जो हैं वो मिथुन राशि में संचरण कर रहे थे, जो राजकुमार बुध की राशि है। अब उनका आने वाला जो गोचर है वो चंद्रदेव की कर्क राशि में होगा। कर्क राशि जो है वो जलीय तत्व की राशि है, और जो सूर्य ग्रह है वो कहीं ना कहीं अग्नि प्रदान ग्रह है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस गोचर का कि अग्नि तत्वीय जो ग्रह है वो जब जल तत्वीय राशि में जाएगा तो किस तरीके का प्रभाव लेकर आएगा। मित्रों, ये गोचर पहले के भी एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि इसको चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखिए। कोई भी गोचर और किसी भी गोचर का फल तब तक पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता है जब तक उस ग्रह की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो आपकी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है और गोचर में भी अच्छी अवस्था में है तो ये आपको 100% फल देंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो नीच अवस्था में है, खराब अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं जो फल होगा वो सामान्य होगा। मित्रों, चंद्र राशि हम उस राशि को कहते हैं जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रदेव विराजमान होते हैं, और लग्न राशि उसे कहते हैं जहाँ पर जो आपकी लग्न कुंडली का पहला खाना होता है, वहाँ पर जो राशि लिखी होती है उसके जो अधिपति स्वामी होते हैं उन्हें लग्न राशि कही जाती है। तो मित्रों, नोट कर लें कि जो हमारा सूर्य हैं, जो हमारे ग्रहों के राजा हैं, वो 16 जुलाई 2021 को शाम 4:41 पर गोचर करेंगे मिथुन राशि से कर्क राशि में, और ये 17 अगस्त तक इसी राशि में संचरण करते रहेंगे। हो सकता है कि जो इस तरीके की चिलचिलाती गर्मी हो रही हो, उस गर्मी से भी हमको इस गोचर से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम देखते हैं कि सूर्य का इस गोचर का विभिन्न राशियों पर, समस्त जो हमारी मेष से मीन राशि तक के जातक हैं उनकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, पहली राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, यहाँ पर रिश्तों के मामले में, पारिवारिक जीवन में कलह का कहीं ना कहीं संभावना होती है, घर में कलह का वातावरण बनता है, जो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अहम की भावना आती, क्रोध बढ़ जाता है, जिससे घर में मनमुटाव की स्थिति आती है। माता के स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब सूर्य गोचर करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप ले सकते हैं। दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे, दिग्बली दृष्टि होगी, तो कहीं ना कहीं आपके क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर कुछ अच्छाई भी हो सकती है, कुछ खराबी भी हो सकती है, क्योंकि अपने से द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बॉस से कुछ अनबन हो सकती है, कुछ समस्याएं नौकरी में भी यहाँ पर दिखाई पड़ सकती हैं।
और अगर जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि अपने से द्वादश भाव में है तो कहीं ना कहीं पर जब अपनी जो चीज़ होगा उसका लॉस होगा, तो आत्मविश्वास की यहाँ पर हम कमी देखेंगे। और यहाँ पर सरकारी नौकरी वालों के लिए समय तो अनुकूल दिख रहा है, वहाँ पर आपको पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है, तो पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। और माता का भी ख्याल रखिए, माता के भी स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या यहाँ पर हो सकती है, पेट की भी समस्या यहाँ पर हो सकती है। मित्रों, उपाय है सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए और आदित्य हृदय का स्त्रोत का पाठ करिए। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखते हैं तो सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और जो वर्तमान में अगर इनका संचरण हम देखते हैं तो ये तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तृतीय भाव में जो सूर्य का गोचर होता है वो अच्छा कहा जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊर्जा से भरे हुए आप देखेंगे। छोटी यात्राओं से यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, छोटे भाई बहनों से हो सकता है कि आपकी अनबन हो जाए, कहीं ना कहीं आपका अहंकार उसमें आ जाए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम देखें कि जो विद्यार्थी कहीं दूर जाके शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। ट्रांसफ़र की भी जो लोग उम्मीद लगाएं बहुत दिनों से, तो ये समय आ रहा है जब ट्रांसफ़र आपको नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में स्थान का परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, क्योंकि आध्यात्मिक ऊंचाई को दर्शाते हैं सूर्य, तो अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपकी में भी बहुत बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं पर आध्यात्मिक शिखर पे आप पहुँचेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जो उनकी दृष्टि पड़ती है नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं पिता को लेके पिता के स्वास्थ्य समस्या कर सकता है। पिता से हो सकता है कि थोड़ा मनमुटाव हो, उसकी वो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बाकी भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। यहाँ पर उपाय आपके लिए है कि आपको रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करना है। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है बुधदेव की मिथुन राशि। मिथुन राशि अगर हम यहाँ देखें तो मिथुन राशि में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी है और दूसरे भाव में ये संचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं दूसरा भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी का भाव होता है, आपके परिवार का भाव होता है, आपके संचित धन कोष का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर सूर्य आते हैं तो वित्तीय लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे कहे जाते हैं। आपको शारीरिक शक्ति भी आपका थोड़ा सा हो सकता है, खान पान में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपको परेशानी हो, पेट में संबंधित समस्या हो, तो उससे आपकी जो शारीरिक शक्ति का रहेगा वो कम थोड़ी सी होगी। व्यायाम करिए और स्वस्थ भोजन, पौष्टिक भोजन करिए, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम दे देते हैं। वाणी में आपके कहीं ना कहीं ओजस्विता भी रहेगी और साथ ही साथ आपकी वाणी में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना भी रहेगी, जहाँ पर दूसरे को लगेगा कि आप अहंकार से लबरेज हैं। तो बात करते समय अपने परिवार के, क्योंकि परिवार का कहीं ना कहीं भाव है, तो आपको बात करते समय इस तरीके का ध्यान रखना है कि आपकी वाणी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की ना हो कि आपकी जो बातें हैं वो दूसरे को ख़राब लगे और जो आपके बनते काम हैं वो बिगड़ जाए। सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर उम्मीद है कि अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि क्योंकि द्वितीय भाव से वो अष्टम भाव को देखते हैं, तो अष्टम भाव में आध्यात्मिक फील्ड में बढ़ोतरी यहाँ पर करते हैं वो। कोई आप रिसर्च करना चाहते तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्योंकि अष्टम भाव में आते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आप पेट से संबंधित अपनी समस्याओं को ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको योग, ध्यान और प्राणायाम इन तीनों की शरण में रहना है। आपके लिए उपाय, प्रतिदिन सुबह आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य अवश्य प्रदान करना है। राशियों के क्रम में चौथी राशि है चंद्रदेव की कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का
यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और आ रहे हैं ये वो लग्न में ही। तो धन का स्वामी जब लग्न में आता है तो कहीं ना कहीं पर आपका एक अच्छा योग भी यहाँ पर बनता है। और आपके हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपका थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि द्वितीय भाव का जो स्वामी, द्वितीय भाव मन मस्तिष्क का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में इस तरीके के विचार ज़्यादा आएंगे जो कहीं ना कहीं पर आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे और आप अभिमानी हो सकते हैं इस समय, तो इसका ध्यान रखिए। और आपको हो सकता है कि परिवार से आपको सहयोग ना मिले, इसलिए आप थोड़ा असंतुष्ट दिखें, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो उच्च पद पे अधिकारी लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा गोचर है। कमाई में यहाँ पर अच्छे दिख रहा है और नौकरी में भी प्रमोशन दिख रहा है। और यहाँ पर हाँ, लेकिन जब सूर्य कहीं ना कहीं पर द्वितीय भाव के स्वामी है और लग्न में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि वाणी का स्वामी लग्न में आया है। तो जो और वाणी का स्वामी आपके ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं आपकी वाणी को थोड़ा कर्कश कर देते हैं। लोगों को लगेगा कि आप अभिमान में हैं, चाहे आप अभिमान में रहें अन्यथा ना रहें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आँखों से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है, इसका ध्यान रखिए। और पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, पति के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जो अपने आपके जीवन साथी हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको अपने जो बिजनेस पार्टनर है उनका भी ध्यान रखना है। बात करते समय आपको उनसे भी बहुत नम्र होकर बात करना है, क्योंकि वहाँ पर भी समस्या हो सकती है। अगर जीवन साथी से भी कोई समस्या चल रही है तो उस बात को क्लियर कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बात है वो बिगड़ सकती है। और यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा शक्ति है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी कहीं ना कहीं पर, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। आँखों का ख्याल रखिए, पेट से संबंधित जो समस्या है उनका ध्यान रखिए और अपने मन को शांत रखिए। आपके लिए उपाय है सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें और साथ ही साथ आदित्य हृदय शोध का पाठ आप अवश्य करें। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में अगर हम देखें तो जो सूर्य हैं वो प्रथम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब आपके लग्न का स्वामी जो है वो व्यय भाव में कर रहा है। जो व्यय भाव में और हानि का भाव है, अलगाव का भाव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी। खर्च को ज़रा सोच समझ के करिए। और यहाँ पर आपका आध्यात्मिक झुकाव अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि लग्नेश है 12वें भाव में है तो और सूर्य है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक झुकाव बढ़ाएंगे। धार्मिक गतिविधियाँ आप कर सकते हैं। लंबी दूर की यात्राएं करना चाहते हैं वो आपके लिए ठीक है। और कि आपको जो भी कार्य करना वो इस तरीके का काम करना है कि आप कानून को अपने हाथ में लेते हुए काम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब सूर्य का गोचर होता है तो कानूनी पचड़े में फंसने की संभावनाएं होती हैं। और आप अपनी खुद के विलासिता के लिए आप अपना आय का बहुत बड़ा धन खर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ा भाग धन का खर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर पैसे 1 महीने के गोचर में आपको खर्च करने में सोच के खर्च करना है। और कारोबारियों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बता सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो नौकरी करते हों चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर यहाँ पर सफलता उनको मिलेगी। 6ठे भाव में दृष्टि पड़ेगी तो रोग ऋण जो हैं उनको ये थोड़ा शांत करेंगे। आपके शत्रु हावी होंगे, लेकिन आपको तनाव और चिंता अवश्य होगी उन जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन आपको उनके ऊपर किसी भी तरीके से उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। और पिता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है। और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे आँखों में परेशानी हो सकती है उसका ध्यान रखिए। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय है कि आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार नित्य जाप करना है। राशियों के क्रम में
छठी राशि है कन्या राशि। यहाँ पर कन्या राशि में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं सूर्य और एकादश भाव में आए हैं। तो गोचर आपके लिए अच्छा, एकादश भाव का कोई भी किसी भी ग्रह का गोचर जो होता है वो कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव रहता है। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि द्वादश भाव के स्वामी क्योंकि एकादश भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका जो व्ययेश है, जो व्यय के स्वामी है वो आय में आए, मतलब आय भी होगी तो साथ ही साथ व्यय भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ विदेशी कंपनियों से जुड़ के अगर जो लोग काम करते हैं वहाँ पर ये फ़ायदा यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि फ़ायदा लेके आए हैं। और साथ ही परिवार और दोस्तों पर यहाँ पर आप खर्च करेंगे। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों से हो सकता है कि थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति हो, उसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर सरकारी कर्मचारी के लिए समय बहुत अच्छा है। और यहाँ संतान के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें क्योंकि एकादश भाव में जब आएंगे तो पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो संतान के स्वास्थ्य को थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर पाचन से जुड़ी समस्याएँ भी दे सकते हैं, पेट से संबंधित समस्याएँ भी दे सकते हैं। तो एसिडिटी आदि से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए खान पान का ध्यान रखिए और मसालेदार खाने से आपको इस दौरान बचना है। आपके लिए उपाय, सूर्य को आपको अर्घ्य प्रदान करना है और साथ ही साथ ओम आंग आदित्याय नमः का आपको नित्य 108 बार जाप करना है। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो ये एकादश भाव के स्वामी, एकादश आय लाभ के को दर्शाता है, बड़े भाई बहनों को दर्शाता है, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। उसका स्वामी आपके दसम भाव में गोचर करेगा। दसम भाव में दिग्बली अवस्था में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये शुभ समय लेकर आएगा और यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि यहाँ पर वो दिलाएंगे। आय बढ़ेगी आपको, आपके जो बॉस है वो आपके काम की तारीफ़ करेंगे और कहीं ना कहीं आपको पिता से भी आपको समर्थन यहाँ प्राप्त होगा और आपको भौतिक सुख सुविधाओं से आप इस समय परिपूर्ण रहेंगे। थोड़ी मानसिक शांति यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी तो घर की कलह की संभावना हो सकती है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसके ऊपर ज़रा सा आप ध्यान रखिएगा। और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। और साथ ही साथ चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं पर जब दृष्टि डालते हैं तो हृदय से संबंधित कोई समस्या अगर आपको चल रही है तो उनको बहुत सावधानी रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। माता को भी हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है। हाँ, आप भवन भूमि लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए समय सही है। आपके लिए उपाय, आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। राशियों के क्रम में 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि में दसम भाव के स्वामी हैं सूर्य। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आत्मा के कारक जो सूर्य हैं वो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आपके कर्म के स्वामी हैं तो वहाँ और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा और लक्ष्यों को पूरा करने में आपको सहायता मिलेगी। आप तीर्थ यात्रा पे अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपको एक पूजा पाठ इस समय हो सकता है कि आपके घर में इस तरीके का वातावरण बने कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं और आपको अपनी इच्छा शक्ति आपकी मजबूत रहेगी और आपकी बौद्धिक क्षमता में भी यहाँ पर वृद्धि दिखाई पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको जो दृष्टि उनकी तृतीय भाव में होगी तो आपके साहस पराक्रम में भी ये वृद्धि कराएंगे। छोटी यात्राओं से यहाँ पर फ़ायदा कराएंगे। हाँ, छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मनमुटाव हो सकता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय है कि आपको 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और साथ ही साथ आपको ओम आंग आदित्याय नमः का जाप करना है। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। यहाँ पर अगर हम उनको धनु राशि में देखें तो 9वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव और इनका गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि जो गोचर अष्टम भाव में गोचर किसी भी ग्रह का बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, जबकि सूर्य को आत्मा कहा जाता है कि आत्मा का दोष नहीं होता है, फिर भी थोड़े से कहीं ना कहीं कमज़ोर प्रतीत होते हैं। तो सकारात्मकता आपको लानी पड़ेगी और अगर आप कहीं ना कहीं आपको
आपके आत्मविश्वास में यहाँ पर कमी दिखेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी होगी, वहाँ पर आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। और धर्म से आपको जुड़ना भी कहीं ना कहीं जरूर चाहिए। द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ेगी तो आपकी वाणी में कर्कशता आएगी, उस पर ध्यान रखिए। परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही बचत भी आपको करनी है। बचत यहाँ पर हो सकता है कि डिस्टर्ब हो, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जितना आप धार्मिकता से जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए यहाँ सूर्य पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। आपको आंखों की परेशानी हो सकती है, यहाँ पर आपको लू लगने इस तरीके की समस्या हो सकती है, बाल झड़ने की समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके की समस्या आपको डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। क्रोध की अधिकता यहाँ पर हो सकती है। और साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण चाहते थे उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर मिल सकती है। स्थानांतरण के यहाँ पर अच्छे योग दिख रहे हैं। उपाय आपके लिए, आपको 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और ओम ऋणी सूर्याय नमः इसका 108 बार आपको नित्य जाप करना है। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और ये आपके मैरिज और पार्टनरशिप के भाव में आ रहे हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ विवाहित जीवन में परेशानियाँ होगी, जीवन साथी से आपको कलह की संभावना हो सकती है और साथ ही साथ झगड़े हो सकते हैं। साथ में आपको जो आपके साझेदार हैं उनसे भी आप सतर्क रहिए, धोखा मिलने की संभावना है। और कहीं ना कहीं सरकारी फील्ड से अगर जुड़ के आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा समय है। और यहाँ पर आपको आपके रिश्तों में छोटी सी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सप्तम भाव में आएंगे तो लग्न को देखेंगे, लग्न में आपके अहम की भावना, अहंकार की भावना वो भरते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो अहंकार की भावना जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को, आपके जीवन साथी से आपकी तनाव हो सकता है, उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखिए। और कोई भी बात है जो ऐसी है कि आप को कुछ उनसे प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को आप खुल के बात करिए, जिससे कि बात बढ़े ना। उतार चढ़ाव का सामना आपको कार्य क्षेत्र में भी बिल्कुल करना पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ी सी आप निराशा दिखेंगे, थोड़ा सा चिड़ापन रहेगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके लिए रविवार के दिन आपको गेहूँ और गुड़, इन दोनों चीज़ों का दान करना है और सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना है। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में हम देखें तो यहाँ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, वैवाहिक जीवन के और साझेदारी के सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर षष्ठम भाव में गोचर, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जब षष्ठम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। आपके कहीं ना कहीं तबीयत बिगड़ सकती है, आपके आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर है, उसमें भी आपको समस्या हो सकती है। कानूनी मुद्दों में का भी सामना आपको हो सकता है करना पड़े। तो इस तरीके की आपको, हाँ, यहाँ पर ये जब सूर्य का गोचर होता है तो ये चीज़ रहती है कि कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा हो तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर अच्छी रहती है। कोई भी रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो जल्दी रिकवरी करेंगे। और नौकरी के लिए भी यहाँ समय ठीक है। और बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपको व्यय को कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब द्वादश भाव की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ व्यय को भी बढ़ाएंगे, तो व्यय को कंट्रोल रखना है। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ी कोई काम कर रहे हैं आपके लिए तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा। और लेकिन आपके जो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में भी अगर आप जाना चाहते हैं, यात्रा करके जाना है, आपको फ़ायदा करेगा। आपको यहाँ पर जो आपका वैवाहिक जीवन और साझेदारी का भाव अगर षष्ठम भाव में गया है तो कहीं ना कहीं आपके जो विवाद का कारण है वो कोर्ट में भी जा सकता है। आपको अगर बहुत दिनों से आप किसी पति पत्नी में अनबन चल रही है तो वहाँ पर ये जो चीज़ है वो कोर्ट में भी जा सकती है। तो इसको सावधानी से देखिए। 1 महीने का गोचर है तो अपने अहंकार को थोड़ा सा छुपा के रखिए, दबा के रखिए। आपके लिए उपाय है सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें और साथ ही साथ ओम ऋणी सूर्याय नमः का आपको नित्य 108 बार जाप करना है। राशियों के क्रम में 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये छठे घर के स्वामी हैं
और इनका जो गोचर हो रहा है 5वें भाव में हो रहा है। तो ये गोचर उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा जो कहीं ना कहीं पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विषयों को लेकर स्पष्ट समझ रहेगी। और जो विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है। और जो लोग मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि आपको शांत रहना है, और साथ ही साथ है कि फिजूल का झगड़ा आपको नहीं करना है। और साथ में आपको सलाह दी जाती है कि कहीं आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करिए, क्योंकि इस समय में आपको पेट और पाचन तंत्र से समस्याएं हो सकती है। छोटे छोटे रोग आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। 11वें भाव में दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं पर आपको यहाँ पर जो बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा समस्याएं हो सकती हैं, और संतान के भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उनको भी पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ पर सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं पर विद्यार्थियों के लिए अच्छा प्रभाव लेकर आया है। आपके लिए उपाय, सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें, और रविवार के दिन आप लाल वस्त्रों को धारण करें। तो मित्रों, ये थी एक चर्चा सूर्य देव के कर्क राशि में गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके विषय में। मित्रों देखिए, सूर्य के उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे कारगर उपाय है सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना में ये हमारी एक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए कि हमारी दिनचर्या में जैसा हम हर प्रत्येक कार्य करते हैं, हमें जैसे स्नान करना, अपने दांतों को साफ़ करना, अपने पेट को साफ़ करना, ये हमारी दिनचर्या है, वैसे ही हमें सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, क्योंकि सूर्य और चंद्र 2 ऐसे देवता हैं जो हमको अपनी साक्षात आँखों से दर्शन देते हैं। मित्रों, इस तरीके के भ्रम में भी ना रहें कि आपको कि सूर्य को अर्घ्य, कि हमारा सूर्य अच्छा है तो सूर्य को अर्घ्य ना प्रदान करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ग्रह अच्छा है उसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं पर सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब होता है कि आप उनकी उपासना या पूजा कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से हो सकता है कि आपको सूर्य खराब प्रभाव देने लगेंगे। किसी भी देव की पूजा करना सबसे अच्छा उपाय होता है। अगर आप तुलना करें अंगूठी या रत्न पहनने के और किसी भी तरीके के दान करने से, अच्छा होता है अगर आप उस देव की उपासना करें। तो मित्रों, इस तरीके के भ्रम में ना रहें कि हमारा सूर्य अच्छा है तो हमें सूर्य को अर्घ्य नहीं प्रदान करना है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए थे, तो इसलिए इसका जवाब देना भी ज़रूरी था। तो मित्रों, ये थी छोटी सी चर्चा, और अगले एपिसोड में लेकर आऊँगी ज्योतिष विज्ञान से संबंधित और भी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।